स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी के डाटाज के बारे में। एवरी मंथ बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा कुछ डाटाज एंड इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। तो उसी के बेसिस के ऊपर लास्ट मंथ का जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पे बताया गया कि लास्ट 16 मंथ के कंपैरिजन के अंदर में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर है वो ऑब्जर्व हुए हैं रिटेल सेक्टर के अंदर में। और बेसिक रीज़न क्या है यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट के इंक्रीज होने के बिहाइंड में फूड सेक्टर को बताया गया है कि फूड सेक्टर का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हुआ है, जिससे कि ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट के अंदर में इंक्रीज देखने के लिए मिला। हमारी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, रिसेंटली कुछ इंडेक्स के जो बेस ईयर हैं उनको चेंज किया गया था, तो आपको उन बेस ईयर के बारे में जानकारी है वो होना चाहिए। हो सकता है किसी एग्जाम के अंदर में बेस ईयर के रिगार्डिंग में कोई स्टेटमेंट है वो पूछ लिया जाए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो नया बेस ईयर है वो क्या है। आईआईपी इंडेक्स जो हमारा कोर इंडस्ट्रीज को भी कवर करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो आईआईपी इंडेक्स का बेस ईयर क्या है ये आपका होमवर्क है। इन बोथ इंडेक्स के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना उनके बेस ईयर के बारे में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वेस्ट एशिया के बारे में है। वेस्ट एशिया के वहाँ पे जो सिचुएशन है कंटिन्यूस आप देखिए कि अनसर्टेन सिचुएशन है। यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर में अटैक किया गया था सीज फायर एग्जिस्टेंस में होने के बाद में। और आप देखिए कि ईरान के ऊपर जब अटैक किया गया तो वहाँ से निकलने वाली कुछ वेसल्स हैं उनके ऊपर में भी अटैक हुआ, जिसमें कुछ इंडियन पर्सनस का प्रेजेंस था। और इंडियन पर्सनस का प्रेजेंस था तो जिसमें कुछ लोगों का वहाँ पे कैजुअलिटी है वो भी हुआ है। अब इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा यूएस के इन एक्शंस को कंडेम किया गया है। यूएस के जो डिप्लोमेट हैं उनको सम्मन भी किया गया है कि आप यहाँ पे जवाब दीजिए, क्यों इस तरीके से इंटरनेशनल वाटर के अंदर में कोई भी वेसल वहाँ से पास होता है तो उसको आपके द्वारा अटैक है वो किया गया। यूएस के लीडर हैं उनके काफ़ी अनसर्टेन स्टेटमेंट हैं वो आपको मिलेंगे पिछले कुछ समय से। आप देखिए कि उनके द्वारा कहा गया था कि ईरान जो है वो डील के लिए रेडी है, और ईरान के जो लीडर हैं उनका स्टेटमेंट है कि किसी भी तरीके से डील का कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं हुआ है। यूएस के द्वारा बेसिकली आप देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर में इंटरवेन तो किया गया वहाँ पे अटैक करते हुए, बट ये जो कम्प्लीटली वॉर सिचुएशन है उनके लिए उनका कोई एग्जिट प्लान है वो नहीं है कि कैसे इस वॉर सिचुएशन से उनको एग्जिट है वो करना है। ना तो वो ईरान को किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर पाए हैं, ना ईरान के अंदर में कोई रेजिम चेंज है उनके द्वारा किया गया, बट आप देखिए कि उनका जो एस्पिरेशन है वो भी यहाँ पे अचीव नहीं हुआ और कोई जो रिजल्ट्स हैं वो भी नहीं मिला। जो अल्टीमेट विक्ट्री है वो ईरान का रहा है। ईरान के द्वारा यूएस के जो अटैक्स हैं उनको भी डिफेंड किया गया, कंटिन्यूस उनका वहाँ पे प्रेजेंस है, कोई रेजिम चेंज नहीं हुआ। पीपल आप देखिए कि अथॉरिटी के लिए कंसोलिडेट है वो भी हुए हैं। यहाँ पे खर्ग आइलैंड के बारे में मेंशन था। खर्ग आइलैंड पहले भी काफ़ी बार न्यूज़ में रहा था। खर्ग आइलैंड को ही आप देखिए कनेक्स करने के लिए यूएस के द्वारा ये अटैक हैं वो किए गए थे, बट वो अनेक्स नहीं हुआ, सिर्फ अटैक हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, संस्कृत के बैच के बारे में है। जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पे संस्कृत का जो बैच है उसको सेटअप किया जाए क्लास 6 से लेकर 9 तक। ये यहाँ पे एक सर्कुलर के अंदर में मेंशन है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कहाँ पे संस्कृत का जो बैच है वो बनाना है। बस आपको केंद्रीय विद्यालय के बारे में पता होना चाहिए। 1963 के समय में इन स्कूल्स को सेटअप किया गया था एज ए सेंट्रल स्कूल के रूप से। बाद में इनको रीनेमिंग किया गया केंद्रीय विद्यालय के नाम से। जो हमारे डिफेंस फोर्स के जो पर्सनल हुआ करते हैं, जो हमारे आर्म्ड फोर्स के जो पर्सनल हुआ करते हैं, सेंट्रल जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके चिल्ड्रंस को ये स्कूल हैं वो बेसिकली अवेलेबल हुआ करती हैं। और भी आप देखिए कि एडमिशन का डिफरेंट जो क्राइटेरिया एंड प्रोसेस भी हुआ करते होंगे। तो केंद्रीय विद्यालय के बारे में हमने देखा कि उन लोगों के जो चिल्ड्रंस हैं उनको पढ़ाने के लिए ये स्कूल हैं उनको सेटअप किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन के अंदर में ये स्कूल हैं वो आया करते हैं। क्या स्टूडेंट्स ये स्कूल हमारे इंडिया के अंदर में ही हैं या इंडिया से बाहर भी इनका प्रेजेंस है। तो आप देखिए कि 3 जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर में भी इनका प्रेजेंस है। एक जो बेसिकली जो केंद्रीय विद्यालय है वो मॉस्को के वहाँ पे है, रूस के वहाँ पे आप देखिए कि सेटअप है। वहाँ पे हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए होगा। मॉस्को के अलावा एक जो स्कूल है वो काठमांडू के अंदर में है, काठमांडू नेपाल के वहाँ पे है एक स्कूल। और एक जो स्कूल है वो ईरान के वहाँ पे तेहरान जो है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये शो करता है कि हमारे जो आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर में भी इनका प्रेजेंस है। और ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय आउटसाइड द फॉरेन कंट्रीज़ का जो लैंड है वहाँ पे भी सिचुएटेड है।
नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक सेपरेट विंग है। एयरक्राफ्ट का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ पे सेपरेट विंग है वो नहीं हुआ करता था, डीजीसीए के द्वारा ही कम्प्लीटली इंस्पेक्शन है वो किया जाता था। बट बाद में जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के अंडर में, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का एक सेपरेट विंग है वो हर एक कंट्री के अंदर में होना चाहिए। तो 2012 के समय में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसको सेटअप किया गया था। लास्ट ईयर अहमदाबाद के वहाँ पे जो प्लेन का क्रैश हुआ था कुछ सेकंड के अंदर में ही आप देखिए कि वो क्रैश हुआ था और उसका जो रिपोर्ट है वो रिलीज नहीं हुआ है। इंटरिम स्टेटमेंट यहाँ पे बताया गया कि जल्द ही रिपोर्ट है वो रिलीज होगा, कम्प्लीटली डिटेल्ड जो रिपोर्ट है वो आएगा। जो यूएन का बेसिकली यहाँ पे गाइडलाइंस है वो यही बताता है कि 1 ईयर का एक मैक्सिमम समय है जिसके अंदर में रिपोर्ट है वो आना चाहिए कि क्यों यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कोई टेक्निकल इश्यू था, पायलट का कोई इश्यू था। और मैक्सिमम आप देखिए कि जो एयरलाइंस के अंदर में अगर कोई डिफेक्ट हुआ करता है, कोई प्लेन के अंदर में कोई डिफेक्ट है, तो जो एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग जो वहाँ पे जो कंपनीज हैं, जो बेसिकली आप देखिए कि पायलट के ऊपर में कम्प्लीटली जो ब्लेम है उसको वहाँ पे पुट करती हैं कि पायलट का ही कोई वहाँ पे मिस्टेक था जिसकी वजह से एक्सीडेंट है वो हुआ है। पहले की भी केसेज में ऐसे देखने के लिए मिला था। जब बोइंग का एक एक एयरक्राफ्ट है जिसमें आप देखिए कि कंटिन्यूस एक्सीडेंट हुए थे, उसमें टेक्निकल कोई इश्यू था और इनिशियली पायलट के ऊपर में वो ब्लेम लगाया गया। बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब कंटिन्यूस ऐसे एक्सीडेंट्स हुए, क्रैश हुआ वहाँ पे, तो बाद में उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो टेक्निकल इश्यू था उस प्लेन के अंदर में। तो क्या रीजन थे उसके बारे में तो अभी तक पब्लिक डोमेन के अंदर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप देखिए कि जल्द ही रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए बताया गया है। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बारे में हमने देखा। आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, ICAO। आप देखिए कि इसको जो सेटअप किया गया था शिकागो कन्वेंशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के वहाँ पे हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है और यूएन का एक स्पेसिफिक बॉडी के रूप से काम करता है जो सिविल एविएशन को डील करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, एक पेटिशन फाइल हुआ था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा उनका जो नॉमिनेशन पेपर है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का कोई भी ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग में आर्टिकल जो 329 है, आर्टिकल 329 क्लोज बी है, वो बेसिकली रेस्ट्रिक्ट करता है कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरवेन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्शन पेटिशन है कि जो इलेक्शन के रिगार्डिंग में कोई डिस्प्यूट है तो उसका जो पेटिशन है उसके थ्रू आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो कि इलेक्शन का जो ऑन गोइंग इलेक्शन के अंदर में वो इंटरवेन नहीं करेंगे, बट इलेक्शन पेटिशन के थ्रू आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो कोर्ट को। ये सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसमें राज्यसभा का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ था तो उस लीडर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया, जब यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि निफा के बारे में है, केरल के वहाँ पे जो कोझिकोड है उसमें कोई भी नया केस नहीं है, 3 पर्सन हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। निफा का जो केसेज हैं वो काफ़ी बार आया करते हैं केरल के वहाँ पे। और बेसिक जो रीजन क्या है, जो फ्रूट बैट हुआ करता है, जो फ्रूट बैट है, फ्रूट बैट आप देखिए कि इसका जो मेन सोर्स है वो हुआ करता है इस निफा वायरस का। अब कुछ दिनों पहले हमने इबोला के बारे में देखा था सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे, तो इबोला का भी आप देखिए कि जो बैट है उसी से रिलेशन है। तो बैट के बारे में एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए कि काफ़ी सारे वायरस हैं उनको होस्ट किया जाता है इस जो मैमल है उनके द्वारा। बर्ड नहीं होता है, बेसिकली ये मैमल हुआ करता है जो बैट जो है। और आप देखिए कि होस्ट किया जाता है बट इनका उन वायरस का इनका जो बॉडी है उसके ऊपर में इम्पैक्ट है वो नहीं मिलेगा। चाहे यहाँ पे निफा का आउटब्रेक हो, चाहे इबोला का आउटब्रेक हो, क्या निफा का कोई वैक्सीन है वो अवेलेबल है क्या? वैक्सीन आप देखिए कि प्रॉपर वैक्सीन का तो अभी कोई डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है, पर जो सब्सिडरी मेडिसिन हैं उन्हीं के थ्रू, जो सेकेंडरी मेडिसिन है उन्हीं के थ्रू यहाँ पे ट्रीट है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ पे कोझिकोड के बारे में मेंशन है। आप देखिए कि जब हम यूनेस्को के बारे में रीड करते हैं, यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के नाम से एक यहाँ पे इनिशिएटिव है जिसमें आप देखिए कि लिटरेचर का कैटेगरी के अंदर में जो कोझिकोड है इंडिया का लिटरेचर सिटी के रूप से रिकॉग्नाइज है। नेक्स्ट यहाँ पे वेस्ट एशिया के बारे में ही मेंशन किया गया कि वेस्ट एशिया का ये जो सिचुएशन है उसका क्या यहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन यही होना चाहिए कि ग्लोबल लीडर्स को कुछ प्रिंसिपल्स को यहाँ पे फॉलो करने का ज़रूरत है।
यूएस के द्वारा फर्स्ट आप देखिए कि ब्लॉकेज है उसको यहाँ पे लिफ्ट वो किया जाए, जो उन्होंने ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉक करने का कोशिश किया गया है। और उसके बाद में ईरान के द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन किया जाए, जिससे कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको यहाँ पे एक नेचुरल ग्लोबल ऑर्डर के रूप से इस्टेब्लिश है वो किया जा सके। कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना होना चाहिए इंटरनेशनल वाटर में मूवमेंट का, क्योंकि ईरान ने आप देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेज करते हुए वहाँ पे मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट वो किया है। और यहाँ पे यूएस का जो पॉलिसी है वो कैसे हर एक कंट्री को इम्पैक्ट करता है, जैसे उनके द्वारा अटैक किया गया तो हमारे ही कंट्री के ऊपर में आप देखिए कि जो फ्यूल का जो सप्लाई है, जो गैस का जो सप्लाई है, उसमें डिस्टरबेंस वो हुआ है। हमारे काफ़ी सारे इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है वो वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी जाया करते हैं वेस्ट एशिया के वहाँ पे, तो उनको भी आप देखिए कि इम्पैक्ट हुआ है। रेमिटेंस के थ्रू जो पैसा आता है उसमें भी डिस्टरबेंस हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको एक स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, कुछ डिसीजंस को लेना होगा, जब ही ग्लोबल ऑर्डर है वो इस्टेब्लिश है वो हो सकेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर में जो केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। पैराक्वेथिस जो वीडी साइड है उसका नेम है, तो आप देखिए कि पैराक्वेथ जो है उसका नाम है। हमारी कंट्री के अंदर में 3 स्टेट्स के द्वारा इसको बैन किया गया है। 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप देखिए कि केरला के द्वारा बैन किया गया था, अभी कोर्ट के द्वारा उसको बैन को रेस्ट्रिक्ट भी किया गया है, 2011 के समय ही केरला ने कर दिया था। सेकंड केरल के बाद में अगर हम देखें तो उड़ीसा ने किया है, उड़ीसा ने किया है। और उड़ीसा के अलावा स्टूडेंट्स अब रिसेंटली तेलंगाना के द्वारा डिसीजन है वो लिया गया है, तेलंगाना के द्वारा। अब इसके इम्पैक्ट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर में इंडिया जो है, जो रोटरडाम कन्वेंशन है उसके अंदर में आप देखिए कि इसके बैन को इंडिया भी सपोर्ट नहीं करता है, बट इसका जो मिसयूज है एग्रीकल्चर का तो इम्पैक्ट है ही केमिकल का यूज करने की वजह से, इसका अदर एरियाज़ में भी जो मिसयूज है उसकी वजह से इसको बैन है वो किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रोजेक्ट उसके बारे में है, इंडिजीनियस एयर डिफेंस शील्ड है जिसको डेवलप किया जाए। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा कहा गया कि प्रोजेक्ट उसके थ्रू यहाँ पे जो हमारे कंट्री का जो डिफेंस सेक्टर है, स्पेशली एयर डिफेंस का जो प्रोग्राम है उसका एक गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा ये प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि जो सोसाइटल जो सिचुएशन है उसको बताया गया कि कैसे स्टिल सोसाइटी के अंदर में जो मेल चाइल्ड है उसके लिए बायसनेस जो एग्जिस्ट करता है। और आपको देखने के लिए मिलता है कि मेल चाइल्ड का जो बायसनेस है, सन ऑफ द सोइल का कॉन्सेप्ट होना, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से आप देखिए कि जो गर्ल चाइल्ड है उनका संख्या डिक्लाइन होता है। गर्ल चाइल्ड का संख्या डिक्लाइन होता है तो फिर मैरिज के रिगार्डिंग में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे जो आप देखिए कि स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसका टू मच डोमिनेशन है। मस्कुलर आप देखिए कि जो आइडियोलॉजी जहाँ पे लार्जर वे के अंदर में डोमिनेट करता है, तो वहाँ पे सन ऑफ द सोइल का कॉन्सेप्ट होने की वजह से मोर नंबर ऑफ जो यहाँ पे मेल चाइल्ड होने की वजह से ओवर द ईयर्स फिर आपको जो प्रॉब्लम है वो मैरिज के रिगार्डिंग में प्रॉब्लम मिलेगा। और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो भी वहाँ पे इंक्रीज होता है। तो डीप सीटेड जो बाइसनेस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व है वो किया है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उनको बनाया गया कि टेलीकॉम रूल्स के रिगार्डिंग में कैसे टीवी और रेडियो के ऊपर जो फीडबैक है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि जो जो यहाँ पे रीवैल्यूएशन का जो पोर्टल है उसको रीओपन करने से डिनाई किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो ये बेसिकली एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। साउथ कोरिया के बारे में है। साउथ कोरिया के अर्लियर जो लीडर हैं उनका नॉर्दर्न कोरिया का ड्रोन की रिगार्डिंग में कुछ डिसीजन था। अब उस डिसीजन के रिगार्डिंग में उनको 30 ईयर्स का जेल है वो किया गया है। ये शो करता है कि कैसे दोनों कंट्री हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं। और पहले भी आप देखिए कि जब इन दोनों के बिटवीन में जब एक कन्फ्लिक्ट हुआ था जिसको इंडिया के द्वारा ही एक जो मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए उनको रिजोल्व करवाया गया था। इवन हमारे इंडिपेंडेंस का समय का ही वो बात है। नेक्स्ट आप देखिए कि एक पर्सन है जो आर्टिस्ट थे उनका डेथ हुआ है, उनको यहाँ पे मेंशन है, ये एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के द्वारा अपना जो डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज किया गया। ये शो करता है कि कैसे हमारा जो नाइबर कंट्री है जो डिफेंस सेक्टर के अंदर में स्पेंडिंग को इंक्रीज किया है, चाहे वहाँ पे सोसाइटल टू मच इश्यूज हैं उसका एग्जिस्ट करना हो, सोसाइटी में टू मच आप देखिए कि इन्फ्लेशन रेट है उसका इंक्रीज करना हो, बट वहाँ पे डिफेंस सेक्टर के अंदर में उनका जो स्पेंडिंग है ईयर द ईयर्स आपको इंक्रीज के अंदर में मिलेगा। थाईलैंड के बारे में है। थाईलैंड के जो 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 यहाँ पे फॉर्मर प्रिंसेज हैं
उनके उनके बारे में बताया गया, उनका जो लीगल वर्क है उसके बारे में। अभी उनका रिसेंटली डेथ हुआ है। कल भी हम थाईलैंड के बारे में देखे थे कि कैसे वहाँ पे एक युगुर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो पर्सन है उनको पनिशमेंट दिया गया था बॉम्बिंग के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि वेस्ट एशिया को बता दिया गया है, वेस्ट एशिया का जो डील है उसके बारे में मेंशन है। और ये यहाँ पे पीओके के बारे में है कि हमारा जो कश्मीर का एरिया जो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है, वहाँ पे आप देखिए कि जो जो नंबर ऑफ़ डेथ हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। बेसिकली वहाँ पे प्रोटेस्ट वो किया गया था लोगों के द्वारा, और फिर डिफेंस फोर्सेज ने उस प्रोटेस्ट को सप्रेस वो किया गया है। फिलीपाइंस के बारे में है, फिलीपाइंस के जो डिफेंस चीफ हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स थे जो कम्प्लीटली साउथ चाइना सी के अंदर में चाइना का जो एग्रेशन है उसको अपोज करते थे। तो उनके ऊपर में कुछ सैंक्शन लगाया गया है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने कि ये जो चाइना के डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे इनका एंट्री है वो नहीं हो सकता है उनके पर्सपेक्टिव से। और रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में मेंशन है जो कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट के अंदर में है रसिया और यूक्रेन यहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।